पहले हफ्ते कहा गया कि शोले तो शोले है और बिल्कुल नहीं चलेगी। शोले के बारे में काफ़ी लोगों ने डाउट भी किया था। जब रिलीज़ हुई, इंडस्ट्री के लोगों ने कह दिया कि ये बिल्कुल नहीं चलेगी, ये तो छोले हो गई, जैसे आपने कहा। इसमें माँ कहाँ है? इसमें माँ नहीं है, इसमें बहुत लंबी फिल्म है और इसके शो टाइमिंग्स बड़े ऑड हैं, तो कैसे ये फिल्म चल सकती है। 1 करोड़ का बजट रखा था हमने इसके लिए और वो 3 करोड़ पे चला गया। लेकिन एक सिनेमा वाले ने मुझे बुलाया, गीता वर्ली, मुंबई के शहर में। उन्होंने कहा कि आप मेरे थिएटर में आइए, मुझे कुछ कहना है आपसे। मैं गया वहाँ, ट्यूसडे या वेडनेसडे था पहले हफ्ते का, और तब तक हम पूरे जनाजे निकल चुके थे फिल्म के। तो हम वहाँ गए और उन्होंने कहा कि ये आप देख रहे हैं स्टॉल, यहाँ हमारे कोक और चाय और वेफर वगैरह बिकते हैं, यहाँ कोई बिक्री नहीं हो रही। मैंने कहा यार तुमने मुझे इसलिए बुलाया है यहाँ कि और भी नमक छिड़क रहे हो मेरे जख्मों पे, क्या है? वो कह रहा नहीं, इंटरवल में कोई बाहर नहीं निकलता और ये नहीं ले रहे हैं ये सब रिफ्रेशमेंट क्योंकि वो सीट से उठना नहीं चाहते। वो काफ़ी स्टन्ड हैं लोग, वहाँ से उठ नहीं पा रहे, उनको आगे का हिस्सा देखना है, इसलिए वो उठ नहीं पा रहे। तो आपकी फिल्म सुपरहिट है? उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उनका कहने का मतलब बिल्कुल यही था कि आप फिक्र ना करें, ये फिल्म बहुत बड़ी हिट है और लोग बहुत पसंद करते हैं। आज तक शोले को कोई बीट नहीं कर पाया है। शोले एक बहुत ही लैंडमार्क फिल्म रही है। अच्छा ये बताइए, सीता और गीता में आपने हेमा जी को एक पंखे पे चढ़ा दिया था, एक ऐसा सीन था, आपने कैसे कन्विंस किया उन्हें कि वो पंखे पे चढ़ जाए? बहुत सिंपल सी बात है, मैं खुद चढ़ गया उस पर। मैंने पंखे पर चढ़कर उनसे कहा देखिए ये बिल्कुल मजबूत है, ये बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं होगा, देखिए। थोड़ा सा मैंने स्विंग भी कर लिया ताकि उनको लगे कि कोई प्रॉब्लम है नहीं। उन्होंने देखा, काफ़ी देर तक देखती रही कि ये अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, थैंक गॉड। हमारे जो अजीज़ भाई थे उन्होंने बड़े मजबूती से वो पंखा फिट कर दिया था। तो जैसे मैं उतरा उन्होंने सांस ली और चढ़ गई पंखे। ये हमारा पहला शॉट था बाय द वे ऑफ द फिल्म। वाह। चलिए शोले के बारे में बताइए कि फिल्म कैसे कंसीव हुई और इसकी कास्टिंग कैसे हुई? फिल्म के बाद बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि इतने छोटे रोल के लिए आपने जया जी को क्यों लिया? उनके लिए ये एक्सेप्ट करना, मतलब क्योंकि काफ़ी अच्छी बड़ी फिल्में कर रही थी, तो आपने उन्हें कन्विंस कैसे किया? मेरा ख्याल है अमिताभ बच्चन साहब अगर आ गए तो उस वक्त उनके दिल में उनके लिए बहुत बड़ी जगह थी। और जो फिल्म शुरू होने से पहले उनकी शादी भी हो गई। अमजद खान के बारे में बताइए, बहुत कहा जाता है, बहुत कहानियाँ किस्से हैं उनकी कास्टिंग के बारे में, तो वो बताइए। हाँ, वो एक दिलचस्प कहानी ज़रूर है क्योंकि हमने डैनी डेंजोंगपा को साइन कर लिया था इस रोल के लिए। वाकई उस वक्त का वो बहुत अच्छा एक्टर था और शायद अगर कर लेता तो अच्छा ही काम करता। लेकिन किस्मत की बात है कि जब हमारी शूटिंग शुरू होने लगी वो बिज़ी हो गए। फिरोज़ खान साहब की फिल्म बन रही थी धर्मात्मा, तो उसकी शूटिंग ऑलरेडी शुरू हो गई थी। अब वो फिल्म छोड़कर भी नहीं आ सकते थे, ये कहीं वो छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि वो फिल्म में उनका रोल भी बेहतरीन है और यहाँ कुछ 5-6 महारथी हैं, पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा इनके बीच। तो ये सब चीज़ें मिल मिलाकर उन्होंने मुझे फाइनली कह दिया कि मैं ये फिल्म नहीं कर पाऊँगा। अब हम दुविधा में पड़ गए कि अब क्या करें हम, क्योंकि महीने भर से कम बाकी था शूटिंग शुरू होने में और हमारे पास एक मेजर एक्टर नहीं था, मेजर रोल के लिए एक एक्टर नहीं था। तो हमने काफ़ी सोच विचार किया और सलीम जावेद ने फाइनली सजेस्ट किया कि ये जयंत साहब का एक लड़का है अमजद खान, और वो शायद इस रोल के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इत्तेफाक की बात है कि मैंने अमजद खान को स्टेज पे देख लिया था। उस प्ले में मेरी बहन काम कर रही थी सोनी, उसके ऑपोजिट अमजद खान ने रोल प्ले किया और बहुत अच्छा अदा किया उसने वो रोल। तो मुझे लगा एक्टर तो अच्छा है, एक साउथ अफ्रीकन का रोल प्ले किया था। तो लेकिन मैं कन्विंस हो गया कि ये आदमी एक्टर अच्छा है, फिर भी दिल नहीं मान रहा था कि ऐसे ही उसे लिया जाए। तो उसे हमने ऑफिस में बुला लिया, दरवाजे से एंट्री मारी उसने, मैं लेटा हुआ था वहाँ गद्दी पे
मैंने घूम कर देखा और जैसे वो मेरे सामने से यूं गुजरा, मेरे सामने आया, तो मुझे लगा ये मेरा गब्बर है। तो फैसला हमने कर लिया। उसके बाद कुछ टेस्ट वेस्ट भी लिए, कपड़े पहनाए, उसको थोड़ा सा कहा कि दाढ़ी बढ़ाइए, उसे तस्वीरें भी ले ली और मैंने कहा चलिए हमारा गब्बर हमें मिल फाइनल गया। हो गया। उनकी आवाज़ के बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी बाद में। काफ़ी लोग चाहते थे कि उनकी आवाज़ डब की जाए क्योंकि सही पतली आवाज़ थी, या उसके बारे में क्या कहानी है? ऐसी बात ज़रूर हुई, लेकिन मेरा ख्याल है वो नॉर्मल भी है, नेचुरल भी है। वो चाहते थे कि इतने 3 महारथी के सामने एक आदमी आएगा और एक अजीब सी आवाज़ में बात करेगा, तो क्या वो फियरसम होगा, डरावना होगा, उसमें भारीपन आएगा एक, कि वो टक्कर ले लेकिन आप सके। क्यों कन्विंस थे कि ये आवाज़ सही रहेगी? क्योंकि उस आवाज़ की जो अजीबियत थी, उसी में उसकी खूबसूरती भी थी। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर इस आवाज़ को अलग कर देते, उस हंसी को जो आगे चलकर इतनी पॉपुलर हुई, जो और वो जो डायलॉग्स, जो सिंग सॉन्ग यूपी एक्सेंट के जो डायलॉग होते हैं, अरे ओ सांभा कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर, तो इस टाइप का जो मामला था, उसकी जो आवाज़ ग्रफ थी, और वो हंसने लगा जब गोली चला के सबको उसने मार दिया और फिर हंसने लगा, वो जो अजीब सी हंसी थी, तो वो किसी और के आवाज़ में नहीं डब हो सकती थी, उसी आवाज़ में अच्छी लगती थी। खैर अब चलते हैं आपकी पहली फिल्म पर। आपकी पहली फिल्म थी अंदाज, एक ऐसी फिल्म जिसमें कि बहुत ही अनयूजुअल सा सब्जेक्ट था एक पहली फिल्म के लिए। तो आपने वो सब्जेक्ट, अंदाज का सब्जेक्ट क्यों चुना, कैसे चुना, और वो फिल्म कैसे बनी? हिंदुस्तान में जो फिल्में बन रही थी, वो कुछ ऐसे टॉपिक्स को टच भी नहीं कर रही थी। बहुत कम फिल्में ऐसी बन रही थी, वरना वही हीरो हीरोइन, कॉलेज रोमांस, और या फिर कोई सीरियस टॉपिक पे कोई और बात, लेकिन कोई सोशल प्रॉब्लम्स जो थे उस वक्त के, जैसे विडो और उनकी ज़िंदगी, विडोज़ की ज़िंदगी क्या होती है, तो विडो रीमैरिज इस फिल्म का तो सब्जेक्ट था। एक सब्जेक्ट जो मुझे पसंद आया कि एक शादीशुदा आदमी जिसने अपनी बीवी खो दी है, और गुजर गई है उसकी बीवी, और एक बच्ची है उसकी, और वो एक औरत से मिलता है जिसने भी अपना पति खोया है और उसका एक लड़का है। तो ये दोनों जब मिलते हैं, और काफ़ी मुश्किल है उनका मिलना जुलना भी, और लेकिन क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है कि दोनों ने अपने अपने पार्टनर्स को खो दिया है और दोनों के पास एक एक बच्चा है, तो मुझे लगा कि ज़रूर जो ऑडियंस इसे देखेगी वो चाहेगी कि किसी न किसी तरह ये दोनों साथ हो जाएं, और ये बच्चे भी दोस्त होने लगे हैं। तो ये इस बात ने मुझे फैसिनेट किया कि हम प्रॉब्लम ज़रूर सोशल लेवल वाला टैकल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगा ताकि वो प्रीची ना लगे, उसमें गाने भी हों, रोमांस भी हो, और अच्छी अच्छी बातें हों। तो वो उनके पास्ट से हमने ले ली। जो औरत है वो हेमा मालिनी ने वो रोल अदा किया था राजेश खन्ना शीतल ने का, आपकी फिल्म में तो उसके लिए जो शायद उस वक्त की लक की बात है, राजेश खन्ना की पहली फिल्म हमारे साथ बनी थी, नॉट एज ए डायरेक्टर बट हमारी कंपनी में, और फिल्म का नाम था राज। तो जब मैंने उनसे कहा कि एक गेस्ट अपीयरेंस का रोल है, छोटा सा है और ऐसा रोल है, तो उन्होंने मुझे 1 मिनट के लिए साइलेंस दी और 1 मिनट के लिए चुप हो गए और फिर कहा डन, मैं कर दूंगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और शायद अगर वो ना होते उस फिल्म में तो वो इतनी बड़ी सक्सेसफुल भी फिल्म नहीं आज होती। तक वो गाना गाया जाता है, जिंदगी एक सफर है सुहाना। दैट्स राइट, बहुत सही बात कही आपने। वो गाना और राजेश खन्ना ने एक फिल्म को एक एक्स्ट्रा एक फिलिप दिया। फिल्म की कहानी, फिल्म के परफॉर्मेंसेस, शम्मी कपूर का वाकई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, और हेमा जी का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और अरुणा ईरानी का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था उसमें। आपके बारे में कहा जाता है कि ज़्यादातर आपकी जो फिल्म्स होती हैं वो हर सब्जेक्ट अलग हटके होता है। कई डायरेक्टर्स हैं जो एक जॉनरा जब शुरू कर देते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वो अगली फिल्में जो हैं उसी जॉनरा की बनाते हैं। अगर रोमांस करते हैं तो रोमांटिक फिल्म्स ही बनाते हैं, कॉमेडी बनाते हैं तो कॉमेडी के बाद कॉमेडी बनाते हैं, लेकिन आपकी हर फिल्म का सब्जेक्ट अलग होता है, उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है और कुछ हटके होता है। आपने कभी अपने जॉनरा को रिपीट करने की कोशिश नहीं की है। तो आपकी जो सेकेंड फिल्म थी
मेरी सेकंड फिल्म सीता और गीता थी। जो बिल्कुल अलग थी अंदाज से। अंदाज से तो बिल्कुल ही अलग थी और काफ़ी फिल्मों से अलग थी। अगर मिलती जुलती थी तो राम और श्याम से। फीमेल वर्जन। वहाँ एक दिलीप कुमार साहब ने रोल प्ले किया था राम का और श्याम का, और यहाँ हमने हेमा मालिनी को लेकर सीता और गीता बनाई। सलीम जावेद को जब मैंने ये थॉट सुनाया था कि इस तरह की हम फिल्म बनाएं, तो बहुत उछल पड़े उस पर और बहुत एंथुजियाज़म के साथ बोला हाँ ये तो फटाफट हो जाएगी। वाकई 1 महीने में पूरा स्क्रिप्ट तैयार हो गया, कास्टिंग हो गई, और मेरा ख्याल है 1971 में अंदाज रिलीज़ हुई अप्रैल या मई के महीने में, और जुलाई के महीने में हमने शूटिंग शुरू कर दी। तो काफ़ी तेज़गी से काम हुआ और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट बन गई और फिल्म भी माशाल्लाह। हेमा मालिनी जी के साथ आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, मतलब 4 फिल्में आपने उनके साथ की हैं, इंक्लूडिंग द लेटेस्ट वन जो आप अभी शूट कर रहे हैं। तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। पहली बार जब मैंने उनके साथ फिल्म बनाई तो उनकी फिल्म देखी ही नहीं थी मैंने। अच्छा। लेकिन सबने कहा कि बहुत खूबसूरत हैं, डांसर भी अच्छी हैं और काम भी अच्छा करती हैं। तो हमने कहा फिर हम कौन हैं पूछने वाले, हम तो नए हैं। हमें एक अगर सुपरस्टार बना बनाया मिल रहा है और शम्मी कपूर और उनकी कॉम्बिनेशन, हेमा मालिनी कॉम्बिनेशन, नई सी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। और सिर्फ मैंने उनसे कहा कि ये इस टाइप का रोल है, माँ का रोल है, और आपका करियर अभी अभी शुरू हुआ है, आप ये करना चाहेंगे? उन्होंने कहा रोल अच्छा है तो करूँ मैं, आप ये सोचिए कि ये मैं कर पाऊंगी। अच्छा ये बताइए, शक्ति के बारे में अगर मैं बात ना करूं तो ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो सकता। पहली बार आपने और आखिरी बार शायद अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार जो अपने टाइम के स्टॉलवर्ड्स हैं, दोनों को आमने सामने खड़ा किया और उनके साथ एक फिल्म बनाई। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? इन दोनों को साथ में रखने से क्या आपको कोई तकलीफें आई? बिल्कुल सच बात बताऊं मैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं ये कहानियाँ गाड़ सकता था तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और हो सकता था, लेकिन दोनों ने इतने प्यार से काम किया, इतने रिस्पेक्ट, अमिताभ बच्चन साहब को बहुत रिस्पेक्ट थी दिलीप कुमार साहब के लिए और उनके काम के लिए, और उनको भी बहुत इज्जत थी। एक नया लड़का उभर रहा है, उसके साथ काम करने का शौक़ भी था, और दोनों ने मिलकर हमें बिल्कुल ही ऐसा कर दिया कि मुझे ज़्यादा काम करना ही नहीं पड़ा। इतने अच्छे आर्टिस्ट लेने का फ़ायदा तो है ना। तो सिर्फ उन्हें इंस्पायर करना ज़रूरी होता है, और कहीं थोड़ा सा इस तरफ ना चले जाएं, कहीं थोड़ा सा उस तरफ ना चले जाएं, वो संभालना पड़ता है। बाकी और कुछ नहीं करना पड़ा मुझे। वो बिल्कुल स्क्रिप्ट के मुताबिक उन्होंने सब कुछ सही कहा, सही किया और हिला दिया लोगों के हृदय को। अच्छा ये बताइए, फिल्मों की हमने बात की, हमने आपके पोस्ट प्री किया, उसके बाद आपने 3 फिल्में और बनाई। लास्ट फिल्म आपकी शाहरुख खान के साथ थी, रवीना टंडन ने शाहरुख खान, ज़माना दीवाना। उसके बाद आपने कुछ सालों के लिए फिल्में नहीं बनाई। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह कोई ख़ास नहीं है। हमने सोचा थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, जैसे आप ब्रेक लेते रहते हैं इस प्रोग्राम में। हमने सोचा हम भी थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन वो ब्रेक कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, मुझे लगता है ज़्यादा लंबा ब्रेक हो गया। लेकिन साथ साथ मेरा बेटा बड़ा होने लगा, तो मैंने सोचा मुझे उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। मैं काफ़ी भुलक्कड़ आदमी हूँ, ये भूल गया कि एक बेटा है जिसको शौक़ है, और वो शौक़ पूरा करना, जैसे मेरे पिताजी ने मेरा शौक़ पूरा किया, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है। और रोहन ने भी जो पहली फिल्म बनाई वो कुछ आपके जैसा ही सब्जेक्ट लिया था, अनयूजुअल। एक मैरिड औरत है जो जिसका हस्बैंड चला जाता है, जैसे कि आपने अंदाज, और आपने अपने बेटे को शायद नहीं रोका ऐसी फिल्म बनाने से। और इसी वजह के लिए नहीं रोका कि उसको वो सब्जेक्ट उसके दिल के साथ बिल्कुल वो घुसा हुआ था उसके दिमाग में, और वो दिल से वही बनाना चाहता था। इसीलिए मैंने रोका नहीं उसको, और मैंने कहा कि जो तुम बनाना चाहते हो तुम ज़रूर बनाओ, मैं जो हेल्प कर सकता हूँ मैं अपनी तरफ से करूँगा। तो आपने अपने बेटे के साथ अब तक कितनी फिल्में बना ली हैं? 4 फिल्में बनाई हैं। उसकी सेकंड फिल्म थी ब्लफ मास्टर, जो बहुत बड़ी हिट हुई, बहुत पसंद आई लोगों को। और फिर हमने बनाई टैक्सी 9-11, जो डायरेक्ट नहीं की थी रोहन ने, लेकिन हमने मिलकर प्रोड्यूस की थी, और मिलन लूथरिया ने डायरेक्ट किया उसको, नाना पाटेकर और जॉन इब्राहिम के साथ। बड़ी दम मारो दम बनाई आपने। फिर दम मारो दम एंड नौटंकी साला, ये 2 फिल्में
रोहन ने और बनाई हैं और अब और काम चल रहा है। जब टेलीविज़न नया नया था तब आपने एक सीरियल बनाया बुनियाद, जिसे कि टेलीविज़न का शोले कहा जाता है, जहां मेरी मुलाकात आपसे हुई थी। तो आपने उस स्टेज पे सिनेमा से टेलीविज़न में ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों किया? वही बात, एक चैलेंज होना चाहिए। हमने बड़े पर्दे पे इतनी सारी फिल्में बना ली हैं और जब एक बुलावा आया डीडी से, दूरदर्शन से, कि भाई कुछ हमारे लिए भी आप जो अच्छे फिल्म मेकर्स हैं आप आकर हमारे लिए कुछ बनाएं, तो पहले तो झिझक हुई कि छोटे पर्दे पे हम कैसे बना पाएंगे, लेकिन कहानी कुछ ऐसी थी एक के पार्टीशन के बारे में। जब मुझे लगा कि इसके बारे में जब कह रहे हैं कि अगर इस पे कुछ बन सकता है, वो कभी सब्जेक्ट टच नहीं किया गया था, ना फिल्म में ना टेलीविज़न पे, तो इस बात ने वो चैलेंज कर दी, एक जगा दी मुझ में, और मैंने कहा कि इसको ज़रूर बनाना चाहिए ये। और दूसरी बात, मेरा कॉन्फिडेंस तब बढ़ा जब मैं मनोहर श्याम जोशी से मिला। बहुत बढ़िया राइटर हैं वो थे, और उन्होंने इतना अच्छा काम किया। जितना सलीम जावेद ने मेरे लिए फिल्मों में किया, उतना ही अच्छा मनोहर श्याम जोशी ने बुनियाद के लिए किया। उसके पन्ने पढ़कर ऐसे लगता था तो मुझे तो काम करना ही नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं अब रैपिड फायर पे। हमेशा खुश कैसे रहा जाए? जो भी मुश्किलें आए ज़िंदगी में, स्माइल करते हुए आगे बढ़ो। सफलता मेहनत से आती है या भाग्य से? दोनों से आती होगी, लेकिन मेहनत के बगैर नहीं आ सकती। अगर आप डायरेक्टर ना होते तो क्या होते? मैं क्लार्क हो जाता। क्यों? क्योंकि मुझे काम करने का बहुत शौक। 60s की आपकी सबसे ज्यादा पसंदीदा फिल्म? संगम, 1960 फिल्म। कौन सी चीज आप कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे? आपको। थैंक यू। अगर गुस्सा आए तो आप उस पर कैसे काबू पाते हैं? इतनी प्रॉब्लम नहीं होती मुझे गुस्सा। आपको गुस्सा आता ही नहीं है? मुझे गुस्सा आता नहीं है, लोगों को गुस्सा आता है कि मुझे गुस्सा मुझे क्यों गुस्सा नहीं नहीं आता। करेक्ट। आपके फेवरेट स्टार? इतने सारे हैं कि नाम नहीं ले सकता। ओके। कामयाबी का राज? मेहनत, कोशिश। और फिर कामयाबी। ओके। छुट्टी का दिन कैसे बिताते हैं? फिल्में देखकर। कभी कभी बाहर भी निकल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर फिल्में देखकर जितना चैन और जितनी खुशी मुझे मिलती है, किसी और चीज़ से नहीं मिलती। हॉलीवुड का फेवरेट स्टार? वहाँ भी इतने सारे हैं कि नाम कैसे लें। एक तो बोलना ही पड़ेगा। नहीं, आजकल ये लियोनार्डो डिकैप्री बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और वहाँ तो इतने हैं, इसीलिए नाम मैं नहीं लेना चाहता कि एक नाम ले लिया तो ऐसे लगता है कि बाकी एक्टर अच्छे नहीं हैं। ओके।